guys, welcome to my YouTube channel Crisponomics. Today we will be studying class 7 science chapter 1 that is nutrients in plants. So हमारा एजेंडा ये पूरे प्लेलिस्ट का हमेशा से यही रहा है। मेरा ये प्लेलिस्ट बनाने का यही गोल रहता है कि आप लोग को कम से कम टाइम में मैं उस चैप्टर की सारी नॉलेज दे सकूं। विदाउट स्किपिंग एनी टॉपिक मैं आपको कम से कम टाइम में एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में समझा सकूं ताकि मेरे एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाए और आप आगे प्रोसेस कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में आप आंसर राइट कर सको। सो लेट अस स्टार्ट। सो हम पढ़ेंगे आज न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ प्लांट्स ऑब्टेन, मेक एंड यूज देयर फूड। प्लांट कैसे अपना फूड बना रहे हैं, बेसिकली इन चीजों पे ही हम बात करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है, अगर हम पूछें कि न्यूट्रिशन क्या होता है तो बेसिकली न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its utilization by the body. Organisms are classified based on how they obtain nutrition. तो न्यूट्रिशन इज जो फूड होता है ना हमारे आसपास या डेली जो हम खाना इंटेक कर रहे होते हैं, फूड इंटेक कर रहे होते हैं, तो वो बॉडी में जब जाते हैं तो हमारी बॉडी उससे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करती है ताकि हमारे बॉडी का जो सिस्टम है ना वो वर्क कर सके। तो उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। जो चीज़ वो फूड से ऑब्जर्व कर रही है जिससे यूटिलाइजेशन हो सके, जो यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऑर्गेनिजम्स को भी हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन हो रहा है। जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स हमने क्लास 6 में भी पढ़ रखा है कि ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली उनको कहते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रोपोस मतलब नरिशमेंट, जो अपने से सेल्फ नरिशमेंट करते हैं कि बेसिकली जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड फॉर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें है उसको लेके वो खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स एग्जाम्पल है, बेसिकली जो भी प्लांट्स हमारे आसपास है वो अपना खाना खुद ही बना रहे होते हैं, ऑब्जॉर्व भी खुद ही कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में कहते हैं। और हेट्रोट्रॉफ्स उसका उल्टा हो गया। हेट्रोस मतलब अदर, ट्रोफोस नरिशमेंट, जो खुद से खाना बनाने में समर्थ नहीं है, मतलब कि वो खुद से खाना नहीं बना सकते, उनको दूसरे सोर्सेस पे डिपेंड करना पड़ता है खाने के लिए। यहाँ पे लिखा है ना, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम ह्यूमन हो गए, एनिमल हो गए, फंगाई वगैरह, ये सब ना दूसरों पे, दूसरे ऑटोट्रॉफ्स पे या फिर अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फॉर आवर फूड इनटेक। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में क्या है, तो ये तो हम समझ गए कि वो सेल्फ सस्टेनिंग प्रोड्यूसर है, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब ये खाना कैसे बनाते हैं इस चीज पे, मतलब बेसिकली ये चैप्टर इज ऑल अबाउट कि प्लांट्स अपना खाना कैसे प्रोड्यूस करती है। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना अपने फूड के लिए, उस पे जिससे वो सिंथेसाइज करिए अपना फूड, उसमें बात ये है ना कि ग्रीन प्लांट तो अपने जितने भी अर्थ पे ग्रीन प्लांट है ना वो प्राइमरी ऑटोट्रॉफ्स है। मोस्टली एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स ही आएगा अगर आप ऑटोट्रॉफिक सोचोगे। उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट, मतलब उनके लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, जो क्लोरोफिल है ना इसी से वो ऑब्जर्व करते हैं। और वो क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो उनके पास क्या क्या हमने पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बना रहे हैं, उनके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल में वो क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर से क्या क्या वो लेते हैं। एक तो उनके पास क्लोरोफिल है जो सनलाइट ऑब्जर्व करेगी, वो एटमॉस्फेयर से एयर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो सॉइल होता है मिनरल्स से, वो मतलब सॉइल से वो वाटर रहता है, हम ना वाटर डाल दे या रेन से जो पानी इकट्ठा होता है वो सॉइल के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक मेटाफर भी है कि जस्ट लाइक शेफ कुक using ingredient,
इसमें हम लीव्स एक्ट एज अ फूड फैक्ट्री यूजिंग क्लोरोफिल, जिसको आप पॉट मान लो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इंग्रेडिएंट मान लो, एंड सनलाइट जो है ना वो एनर्जी फ्लेम मान लो। तो ये उनका किचन है, अगर आप इस चीज पे ध्यान दे तो। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? जो दूसरे सोर्स पे डिपेंडेंट है, कंज्यूमर डिपेंडेंसी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हेन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर रेडीमेड फूड, एनिमल, ह्यूमन, फंगाई एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफिक, नॉन ग्रीन प्लांट्स हेटेरोट्रॉफिक। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाने में दे आर नॉट कैपेबल कि वो अपना खाना खुद बना सकते, उन्हें भी प्लांट सोर्सेस पे डिपेंड होना होता है। आगे मैं आपसे एग्जांपल भी डिस्कस करूंगी तो इट विल बी मोर क्लियर है कि क्या एग्जैक्टली सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ। अभी के लिए दिमाग में बस इतना रख लो कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है ना, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होती है, इसलिए वो खाना खुद से नहीं बना सकते। वो फोटोसिंथेसिस से नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस तो आपको पता है ना, ये जो पूरा प्लांट के खाने बनाने का प्रोसेस है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये जो भी फोटोसिंथेसिस हुआ ना, जो प्लांट और सनलाइट ऑब्जर्व कर रही है, जो एब्जॉर्व करके वो जो सनलाइट से खाना बनाने का प्रोसेस कर रही है, उसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट का खाना बनाने का प्रोसेस जो सनलाइट को वो एब्जॉर्व करेगी, उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड इन ऑर्गेनिक फॉर्म फ्रॉम प्लांट और एनिमल, मतलब कोई भी सोर्स हो सकता है, या तो आप प्लांट खा रहे हो या फिर कार्निवोरस वाले लोग जो होते हैं वो तो एनिमल खाते हैं ना। तो दो सोर्स हो गए, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बता रहा है कि हमने क्या, जो इनपुट थे, रिएक्टेंट्स बोले, जो इनपुट था, दो इनपुट थे हमारे पास। एक था कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने ऑब्जर्व किया सराउंडिंग से लीफ पोर्स के थ्रू, और दूसरा था वाटर एंड मिनरल्स जो हमने सॉइल, जो रूट्स है उस पे पानी गया सॉइल के थ्रू और उसको एब्जॉर्व कर लिया। अब बीच में प्रोसेस में सनलाइट, सनलाइट लिया क्लोरोफिल के थ्रू। अब आउटपुट क्या होगा? जब ये दो को हम ऐड करते हैं ना, तो इसका आउटपुट बन जाएगा पहले ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। एक प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट तो निकला ग्लूकोज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट यूज्ड फॉर एनर्जी एंड कन्वर्टेड टू स्टार्च। जो खाना बनाने के लिए ग्लूकोज ही होता है ना, वही तो। एक तरह से आप ग्लूकोज जो पी रहे हो वो वाला नहीं, इनका जो ग्लूकोज है दैट इज कार्बोहाइड्रेट यूज्ड फॉर एनर्जी एंड कन्वर्टेड टू स्टार्च। और ऑक्सीजन भी आपको तो पता ही है, तो पढ़ रखा है बचपन से कि फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट। ग्लूकोज एक प्रोडक्ट निकला और एक बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकला हमारा। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इसमें जो लीव्स होते हैं ना, वो ऑर्गन की तरह काम करते हैं प्रोडक्शन के ऑर्गन में, क्योंकि वही ना सब एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो इसलिए उसको साइट ऑफ सिंथेसिस लीव्स को बोला जाता है। क्लोरोफिल का रोल होता है कि उसमें जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं ना, वो कैप्चर करेगी सनलाइट को। और ट्रांसपोर्ट वेसल्स, जो वाटर मिनरल्स रूट के थ्रू ट्रैवल हो रहा है नीचे से पाइप की तरह, लाइक जाइलम वेसल्स, पानी आ रहे हैं वेसल्स से जो कि ट्रांसपोर्ट कर रही है। क्लोरोफिल सनलाइट कैप्चर कर रही है, साइट ऑफ सिंथेसिस लीव्स पे हो रहा है, और इसको वो स्टोर करती है। जो ग्लूकोज हमारा आउटपुट बन के आया ना स्टार्च पे, उसको लॉन्ग टर्म के लिए वो लीव्स या फ्रूट्स रूट्स जो भी है अपना उसका सिस्टम है उसके हिसाब से वो स्टोर करती है। ठीक है, यार देखो लिखा है रॉ मटेरियल ये, एनर्जी कैटलाइज मतलब सनलाइट, एनर्जी कैटलिस्ट सनलाइट हो गया, और हमारा फाइनल स्टोरेज ग्लूकोज जो कि हम स्टार्च रिजर्व पे बना दिया। अब स्टोमाटा का स्ट्रक्चर बेसिकली, जो पोर्स होता है ना लीफ में, उसके स्टोमाटा का स्ट्रक्चर जो है कि उसमें ना लीफ सरफेस पे छोटे छोटे टाइनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, और उस पोर्स के अंदर ना एक गार्ड सेल होता है।
मतलब किडनी बीन की तरह वो दिखेगा, उसी को गार्ड सेल होता है। वो इस पोर्स को सराउंड करते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेगुलेट करने के लिए कि वो ओपन क्लोजिंग, ये जो होता है ना, ये गार्ड सेल्स, गार्ड का काम क्या है? सेफ्टी। तो यही ये भी करते हैं कि वो ईच फोर्स को रेगुलेट करते हैं कि कब गेट खुलना है, कब बंद होना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे। गैस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा डे टाइम पे और रिलीज करेगा ऑक्सीजन। ये चीज याद रखना। ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, ये डे टाइम पे हो रहा है। रात में सारे ट्रीज भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता उस समय। इसलिए ऐसा कहा जाता है, बहुत जगह ऐसा कहा गया है कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी ना। दैट्स वाई। और ट्रांसपिरेशन हो रहा है, एक्सेस वाटर इवापोरेशन फ्रॉम द प्लांट। ट्रांसफर एक्सेस वाटर निकल गया। डे टाइम में क्या हो रहा है? वाटर फ्लो हो रहा है, स्वेल हो रहा है, पोर्स ओपन हो जाता है। और नाइट टाइम में वाटर लॉस होने लगता है, तो श्रिंक होने से पोर क्लोज हो जाता है। ये गार्ड सेल का मैकेनिज्म है। अब डेजर्ट में कैसे फोटोसिंथेसिस होता है? डेजर्ट के जो प्लांट्स आपने देखा है ना, मेनली ऐसे कैक्टस वगैरह रहते हैं। अब ये कैसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं? तो इनके तो लीफ दिख रहे हैं आपको, यहाँ का लीफ वगैरह नहीं ना। तो इसमें जो एक स्पाइन लाइक लीव्स होता है, ऐसे मतलब इनके ना ऐसे काटे काटे जैसे जो होता है ना, शार्प स्पाइंस जैसे, टू ड्रास्टिकली रिड्यूस वाटर लॉस वाया ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से जो एक्सेस वाटर ये हो जा रहा था ना, इवापोरेट, ये नहीं होने देते क्योंकि डेजर्ट पे तो बहुत गर्मी होती है ना। तो इनको ज्यादा वाटर स्टोर करना रहता है, इनको तो हर कुछ टाइम पे रेन सीजन और ऐसे पानी की अवेलेबिलिटी तो नहीं मिल रही होती है। तो इन लोगों को अपना मतलब ये जो शार्प स्पाइंस है ना, ये ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देते हैं वाटर लॉस को, इवापोरेशन नहीं होने देते हैं। और इनके ग्रीन स्टेम्स जो होते हैं, ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, और ये फोटोसिंथेसिस का रोल यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। और फ्लैशी स्टेम स्ट्रक्चर ये देखो ऐसे, मोटा मोटा, मोटा मोटा, ये थिक फ्लैशी स्टेम स्टोर वाटर एंड फूड रिजर्व फॉर हार्श ड्राई पीरियड्स। तभी आपने देखा होगा कि बहुत से सर्वाइवल जो शोज वगैरह होता है उसमें अगर डेजर्ट में हो तो वो कैक्टस खाते हैं, क्योंकि उसको एक वाटर रिच कंटेंट माना जाता है। बिकॉज ये जो है ना, इनका बाहर का ये सर्फेस हटा दो जो कांटेदार होता है, तो अंदर का जो भी सोर्स होगा ना, जो मटेरियल होगा, उसमें बहुत मतलब वाटर रिच मटेरियल है, तो उसको खाने से वाटर की जो आपकी पूर्ति रहनी होती है, वाटर का जो आपका नीड रहता है वो पूरा हो जाता है। और ये भी ऐसे ही स्टोर करते हैं अपने लिए पानी, ताकि हार्श ड्राई पीरियड में वो यूज कर सके। अब नाइट्रोजन, आपने ये तो पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है प्लांट्स को खाना बनाने के लिए या न्यूट्रिएंट देने के लिए। नाइट्रोजन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब एटमॉस्फेयर में तो 78% नाइट्रोजन है, तो प्लांट्स को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्यों हमेशा न्यूट्रिएंट्स की बात की जाती है, क्यों हमेशा सॉइल में फर्टिलाइजर डालने की बात की जाती है, अगर इतना है नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में? तो प्लांट के साथ दिक्कत क्या है ना, वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन ले नहीं सकते हैं। नहीं तो वो आराम से कैप्चर करते हैं नाइट्रोजन और उनके पास बहुत अच्छा ऐसे फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। अब क्या होता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज होता है वो CHO सब अ, ये करता है, कंटेन करता है। पर इसको प्रोटीन बनाने में प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए रहता है। अब पैराडॉक्स की बात यह है कि 78% नाइट्रोजन गैस तो है एटमॉस्फेयर में, पर प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो इसके लिए उनको एक बायोलॉजिकल फिक्सेशन में एक हेल्प की जरूरत पड़ती है, किसी बाहरी इंसान की।
पर इंसान में मतलब बाहरी चीज की हेल्प की जरूरत पड़ती है उनको, जो कि सॉइल बैक्टीरिया, राइजोबियम। राइजोबियम एक नाम है और इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत काम का चीज है। ये जो है ना बंदा, ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सॉल्युबल नाइट्रेट में। ये नाइट्रोजन कैप्चर करेगा, गैसियस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से, फिर उसको सॉल्युबल नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। और यही हेल्प करता है प्लांट को फिर ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में। देखो, प्लांट एब्जॉर्ब सॉल्युबल नाइट्रेट्स टू रूट्स अलॉन्ग विद वाटर। इसलिए सॉइल में ये राइजोबियम बैक्टीरिया, लेग्यूम्स वगैरह में ये सब बहुत नेसेसरी होता है ताकि प्लांट को नाइट्रोजन मिले। जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं ना प्लांट के लिए, उसमें एक तीन चीज होता है, NPK। तो N जो है वो नाइट्रोजन ही होता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये तीन चीज चाहिए रहता है। तो जो N होता है ना, वो नाइट्रोजन भी चाहिए रहता है। हम इसलिए फर्टिलाइजर मिलाते हैं सॉइल में ताकि वो न्यूट्रिएंट रिच बन पाए, प्लांट वो नाइट्रोजन को अब्जॉर्व कर पाए। देखा, अनयूजेबल है, सॉइल बैक्टीरिया कन्वर्ट करेगा, सॉल्युबल नाइट्रेट में बनाएगा और फिर वो ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया। अब आते हैं हेटरोट्रॉफिक प्लांट मोड्स। नॉट ऑल प्लांट्स आर फुल्ली ग्रीन और ऑटोट्रॉफिक। प्लांट लैकिंग क्लोरोफिल यूज ऑल्टरनेटिव। मैंने आपको शुरू के कुछ लेक्चर्स के दौरान आपको बोला था ना कि सारे प्लांट नहीं होते ऑटोट्रॉफिक, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स पे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ जिससे आपको समझ आए कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। पहला कैटेगरी होता है पैरासाइटिक प्लांट्स। कुछ कुछ प्लांट ना पैरासाइट की तरह काम करते हैं। पैरासाइट का काम क्या है? कोई भी पैरासाइट का काम क्या होता है? दूसरों की बॉडी से फीड करना अपने आप को, जो भी अपना फूड सोर्स है, न्यूट्रिएंट लेना दूसरों की बॉडी पे अटैच करके, जिसको होस्ट की बॉडी कहते हैं, होस्ट पे अपने आप को अटैच करके उनसे सोर्स लेना। जो जितना खाना उन्होंने खाया उसका कुछ पार्ट खुद एब्जॉर्व कर लेना, तो वो होता है पैरासाइटिक प्लांट। ये क्लाइम कर जाते हैं होस्ट प्लांट पे एंड एब्जॉर्ब रेडीमेड न्यूट्रिएंट डायरेक्टली। खुद का खाना नहीं बनाते, जो रेडीमेड मिल जाता है वो खा लेते हैं। एग्जाम्पल में कसकटा, आमर बेल, ये आप एक एग्जाम्पल याद कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल हुआ इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस क्या होता है ना, कुछ कुछ प्लांट नहीं होते, इंसेक्ट्स पकड़ के खाते हैं। आपने मूवीज वगैरह में ये कहीं तो देखा ही होगा कि वो इंसेक्ट को, जैसे इंसेक्ट सामने आया उनके, उसको पकड़ लिया और निकल गए। मतलब निकलते नहीं है बट वही होता है कि अपना जो उनके अंदर एसिड होता है उस चीज से उसको गलाते हैं। तो ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट टू फुलफिल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। पिक्चर प्लांट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर सैप्रोफाइट्स, जैसे मशरूम वगैरह नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने डेड प्लांट्स या फिर डेड वुड जो भी होता है ना, सड़ रहा होता है लकड़ी वगैरह, उस पे देखना मशरूम उग गए रहता है कहीं पे भी, ऐसे बारिश के सीजन में स्पेशली। तो सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर वाया डाइजेस्टिव जूस। एग्जाम्पल है फंगाई, मशरूम। अब ये कसकटा की बात करें जो कि पैरासाइटिक प्लांट है, तो ये देख रहे हो ऐसे कैसे चढ़ गया है उस पेड़ पे, ऐसे अपने डाल बना बना के ऐसे चढ़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं पैरासाइट। येलो है, स्लेंडर, थ्रेड लाइक स्टेम ट्विंग अराउंड टीज। इसका कोई क्लोरोफिल होता ही नहीं है, वो खुद खाना, वो चाहते बिना तो खुद खाना बना ही नहीं सकते, वो हमारी ही तरह होते हैं, उनको दूसरे सोर्स पे डिपेंड करना पड़ता है। और होस्ट क्या होगा, जो ट्री है जिस पे वो क्लाइम कर रहा है, जिससे अपने आप को अटैच कर रहा है, उसको हम होस्ट कहते हैं। द वैल्यूएबल ट्री और प्लांट्स अपॉन विच इट क्लाइम्स, जो अपना खाना खुद बना सकता है ऑब्वियसली। डेवलप स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर, ऑस्टियोरिया, टू पायस होस्ट टिश्यूज एंड सक न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसा होता है ना, पियर्स कर देना, वो पियर्स कर देंगे और फिर उससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ये होता है कस्केट। इंसेक्टिवायर, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होता है पार्शियल हेटेरोट्रॉफ। अब ये क्या होता है ना, वो
कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए तो फोटोसिंथेसिस कर ले रहे हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट, ग्रो इन माशी सॉइल। अब ये जो जहाँ पे उगते हैं ना, वहाँ पे नाइट्रोजन मतलब कोई है नहीं इनको नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दे जिससे ये अब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि बहुत माशी ऐसे सॉइल पर हो रहे होते हैं, वहाँ पे नहीं रहते ऐसे राइजोबियम जैसे जो इंसेक्ट होते हैं ना, सॉइल इंसेक्ट, इनके पास नहीं होता है, इसलिए इनके पास नाइट्रोजन पुअर सॉइल होता है। तो ये उसके लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। Leaves modified into pitcher trap structure with downward hair or capture insects। ऐसे होता है ना, अपने मुंह खोल के जैसे ही सामने ऐसे बंद रहेंगे, जैसे ही इंसेक्ट ऐसे सामने आया, कोई भी इंसेक्ट ऐसा है, तुरंत ऐसे करके कैप्चर कर लेते हैं। और इनका वही सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो इंसेक्ट को ब्रेक डाउन करके अब्जॉर्ब नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो 50% तो ये फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, और नाइट्रोजन का कोटा ये अपना इंसेक्ट खा के पूरा कर लेते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है, डिकम्पोजर ऑफ नेचर, ऑर्गेनिज्म टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब इनका ना सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस डायरेक्टली ऑनटू डेड ऑर्गेनिक मैटर टू कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल लिक्विड सॉल्यूशन। भाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है ना, उसी पे अपना ये एक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस को डाल के फिर उसको सॉल्युबल लिक्विड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर अपना स्पोर स्प्रेडिंग, फंगस स्पोर फ्लोट इन एयर एंड जर्मिनेट इन वाटर ह्यूमिड वेदर। फंगस वगैरह तो आप देखते हो ना कि आपने कोई ब्रेड रखा हुआ है, अब कहाँ से उस पे फंगस लग गया, कुछ तो था नहीं, वो कहाँ से खराब हो गया, फंगस लग गया, जो हमने बोलते फंगस लग गया ब्रेड पे, फंगस लग गया। अब ये जो फंगस है ना, ये एयर में फ्लोट करते हैं और जर्मिनेट करते हैं ऐसे वार्म ह्यूमिड वेदर से, इसलिए ब्रेड में फंगस लग जाता है कुछ टाइम बाद। देखो एक ग्रोथ टेस्ट भी कर सकते हो, मॉइस्चर ब्रेड एंड लीव्स it in warm humid room for 2 to 3 days, fluffy green white patches appear, उसी को कहते हैं फंगस। प्रिवेंशन के लिए आप पिकल लगाओ, लेदर गुड ग्रेन्स एंड एयर टाइट कंटेनर्स पे रखते हैं इन सब चीजों को, ताकि वो खराब ना हो, उसमें मोल्ड ना लगे। अब आते हैं एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज ना कि कुछ काम मैं कर लेता हूँ, कुछ काम तुम कर लो, साथ मिलके दोनों का काम हो रहा है। मतलब एक काम है, एक सर्टेन वर्क है, आधा 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 या कुछ मतलब 60-40 ऐसे करके डिवाइड कर लिया कि इतना काम में मैं कैपेबल हूँ, आई एम वेरी मच मतलब प्रोफिशिएंट हूँ इन सब कामों में, तो ये मैं कर लेता हूँ, तुम ये सब कर लो, तुम इन कामों में प्रोफिशिएंट हो। और दोनों मिलके अपना मतलब अपना जो फल मिलेगा होता है ना, काम करने के बाद जो पैसा मिलेगा उसको शेयर कर लेंगे, दोनों का काम चल जाएगा। तो ये म्यूचुअल कॉपरेशन की बात होती है। रिलेशंस पार्टनरशिप की बात करें तो म्यूचुअल एसोसिएशन होता है वहाँ जहाँ पे वेयर टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। लिचन एग्जाम्पल की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गा, एल्गा इज ऑटोट्रॉफ, एंड अ फंगस जो कि सैप्रोफाइट या हेटरोट्रॉफ में आता है, thrives on tree bark and bare rock and clean environment, ऐसे रहता है। अब ये काम क्या करता है, algae क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक है तो वो ग्रीन क्लोरोफिल है उसके अंदर, वो अपना फूड बना देगी फोटोसिंथेसिस से और सप्लाईज ऑर्गेनिक फूड टू फंगस पार्टनर। और फंगस का काम क्या है, वो शेल्टर देगा, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव शेल्टर, absorb water and mineral from surrounding, supplies raw material to the algae। ये ऑर्गेनिक फूड देगी और ये रॉ मटेरियल, ये फंगस एल्गी को रॉ मटेरियल देगा, एल्गी उसको फूड देगी। तो यही होता है, इसी को रिशन सिनर्जी ब्रेकडाउन बोलो या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं। अब सॉइल के न्यूट्रिशन को न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में होते हैं उसको रिप्लेनिश कैसे करते हैं। हर सॉइल में ना न्यूट्रिएंट होता है, बट ओवर द टाइम आप जितने प्लांट्स ग्रो करते रहते हो ना, इट स्टार्ट लूजिंग सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। या तो उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना रहता है ऐसे ही उस लैंड को, तो वो फिर से धीरे धीरे अपना न्यूट्रिएंट गेन करेगा।
नहीं तो और क्या करते हैं, जैसे कंटिन्यूअस क्रॉप कल्टीवेशन डिप्लीट्स एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल ओवर टाइम। तो रिप्लेसमेंट के लिए या तो आप फर्टिलाइजर, मैन्योर या फर्टिलाइजर डाल दो जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम रहता है, या आर्टिफिशियल या ऑर्गेनिक एडिशन हो सकता है। मतलब फर्टिलाइजर तो चलो एनपीके हो गया, मैन्योर वगैरह बहुत लोग ऑर्गेनिक चीज भी होता है ना, जो सब्जी के छिलके वगैरह, जो वेजिटेबल्स का भी मतलब उनका पानी या फिर जो भी वेस्ट निकल रहा होता है उसको डाल देने से भी मैन्योर बन जाता है, उसको ऑर्गेनिक मैन्योर कहेंगे। या लेग्यूमिनस बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो हमने नहीं पढ़ा था, कि राइजोबियम बैक्टीरिया, वो सब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, वो भी सॉइल का न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश करने में हेल्प करती है। तो ये दो तरीके हैं, इन सब से हम कह सकते हैं। लेग्यूम्स की बात करें या राइजोबियम सिम्बायोसिस, तो ये क्या होता है? लेग्यूम उसको बोलते हैं ना जो उसका प्लांट है, जैसे ग्राम, पीस, बीन्स, पल्स, जिसका भी प्लांट है, उसके रूट पे देख रहे हो ऐसे, उसी के रूट पे, ये सारे प्लांट्स के रूट पे राइजोबियम बैक्टीरिया उगते हैं, ऐसे स्पेशल रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट, ये ऐसे करके उग जाते हैं और यही कन्वर्ट करते हैं। इसलिए पता है बहुत टाइम ऐसे मिक्स क्रॉपिंग की बातें की जाती हैं, जैसे कि जहाँ पे वीट या पेट उगा रहे हैं या फिर राइस उगा रहे हैं, तो उसमें बोलते हैं ना ग्राम के प्लांट्स या मूंग या पल्सेस के प्लांट्स भी साथ में लगा दो मिक्स क्रॉपिंग करके, ताकि ये पल्सेस के होते हैं ना, ये लेग्यूमिनस प्लांट है, इसके रूट पे आ जाएगा राइजोबियम जो कि कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रेट में, और ये अब्जॉर्व कर पाएंगे नाइट्रोजन। म्यूचुअल गेन है, प्लांट्स शेल्टर एंड फूड प्रोवाइड करेंगे बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया नाइट्रोजन कन्वर्ट कर देगा, और एग्रीकल्चर बेनिफिट है कि फार्मर का ये फर्टिलाइजर्स जो एक्सपेंसिव रहते हैं उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि नेचुरली फर्टिलाइज्ड होने लगे सॉइल। बस यही था, हमने कैसे क्या क्या पढ़ा कि प्लांट्स के अपना क्लोरोफिल, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा हमने, फिर फोटोसिंथेसिस इक्वेशन पढ़ा, प्लांट्स के टाइप में, जैसे कि ग्रीन प्लांट तो है जो कि फूड प्रिपेयर करे, नॉन ग्रीन प्लांट क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। In case of any confusion, please do comment in the comment box and I will reach to you for so. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।